वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार कांस्टेबल की जो बहाली आई हुई है 8,415 पदों के लिए, इसका एग्जाम तिथि घोषित कर दी गई है फ्रेंड्स। आपका 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च और कितना 21 मार्च को परीक्षा होगी। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं फ्रेंड्स, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। और हमारे चैनल पर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक दिन आपको समय से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ये देखिए, मेरा वेबसाइट का नाम है जीके मास्टरमाइंड, जिसका लिंक है जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर जा करके बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हिंदी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आप वहाँ पर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अभी इस पर काम चालू है। 15-20 दिन में आपको सारा मटेरियल इस जीके जो हमारा वेबसाइट है उस पर प्रोवाइड करा जाएगा फ्रेंड्स। साथ साथ में यूट्यूब के माध्यम से पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर बने रहिएगा। तो आज का इस वीडियो में टोटल हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे। एक तरह से आपका टेस्ट है। अगर 40 प्रश्न में से आप 25 प्रश्न सही कर रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी का लेवल मोटा मोटी ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। ठीक है, 25 भी करते हैं तो पूरा वीडियो, पूरा प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल, पूरा वीडियो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन का लेवल, वो खुद आपको पता चल जाएगा। आज का पहला सवाल आपका है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो गेस करते चलिएगा, थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं। किसके प्रति होता है, गेस कर लिए होंगे। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, दोनों इसी ये दो प्रश्न में कंफ्यूजन अक्सर होता है। देखिए पहला सवाल हो गया कि लोकसभा के प्रति हो गया केवल, और दूसरा है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अगर व्यक्तिगत से पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन पूछा जाए संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी सिर्फ रहेगा, व्यक्तिगत नहीं रहेगा, उत्तरदायी होते हैं तो ये केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, देखिए लुसियन से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? किस गवर्नर के कार्यकाल में? ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन, बी में लॉर्ड मिंटो, सी में लॉर्ड रेडिंग और डी में चेम्सफोर्ड। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रेडिंग के। ठीक है, देखिए उस समय लॉर्ड रेडिंग था। और चौरा चौरी जो कांड हुआ था, चौरी चौरा जो कांड हुआ था 5 फरवरी, डेट के साथ याद रखिएगा, 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी कितना 1922 में जो हुआ था चौरा चौरी कांड, वो भी है जो आपका लॉर्ड रेडिंग के समय में हुआ था। ठीक है, 1922 में वही था। और ये आपका जो कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, इसका भी निर्माण पूरा हुआ था आपको लॉर्ड रेडिंग के। तो दोनों याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 का गेस करिएगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती का लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। इनका एक और कृति है फ्रेंड्स, भारत भारती, यशोधरा, ठीक है, साकेत, तीनों याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हो गया आपका भारत भारती, उसके बाद में देखिए साकेत के भी लेखक है जो कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है, ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद में हो गया भारत भारती, साकेत और यशोधरा। ठीक है, यशोधरा का भी लेखक है जो आपको मैथिली शरण गुप्त होगा। तो तीनों को याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखें। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? बहुत ही टॉप मोस्ट सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सैडलर जो आयोग आया था फ्रेंड्स, गठन किया गया था, तो किससे संबंधित है? ये न्याय से है, राज प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या शिक्षा से? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से संबंधित था। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, श्यामलाल गुप्त ने? थोड़ा सा वक्त आप लोग को मिल रहा है, इतना इसी बीच में आपको सोच लेना है फटाफट फ्रेंड्स, और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपने 40 प्रश्नों में से कितना सही किया। ठीक है, चलिए तो झंडा गीत किसने लिखा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था झंडा गीत। झंडा गीत क्या है फ्रेंड्स? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजय तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा झंडा गीत है, जिसको किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने है फ्रेंड्स कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। शिक्षा था, कृषि था, पशुपालन था या व्यापार था? तो क्या था?
तो जो ऋग वैदिक आर्य था उसका जो मुख्य व्यवसाय था आपका पशुपालन था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 आपके सामने है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ है। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ है। ठीक है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैसाल्ट। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। इलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, किस वंश ने इलोरा के गुफाओं का निर्माण कराया था। तो 9 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, गेस करें। तो इलोरा का गुफा का निर्माण आपका राष्ट्रकूटों ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग गेस करते चलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। सवाल नंबर 10 देखिए। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, गेस करें सवाल नंबर 10 का। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29.2%। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर सवाल है कि आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। बहुत ही विभेय सवाल है। तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है। तो सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स कि यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि किसी स्थान के तापमान में वृद्धि हो जाता है, टेम्परेचर में वृद्धि होता है, तो अपेक्षित आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। तो देखिए 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तापमान बढ़ने से अपेक्षित आर्द्रता घट जाता है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है। बहुत ही टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है। गेस करें फ्रेंड्स, इसका सही आंसर लगाएं, उसके बाद मैं बताता हूं, उसे मिलाइएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, देहरादून, गैरसैंण या कुर्नूल या नैनीताल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, गेस करें ऑप्शन नंबर बी, गैरसैंण है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, गैरसैंण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तिकरण का, परावर्तन का, अनुनादन का या अपवर्तन का। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनुनाद का। ठीक है, किसका, अनुनाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। देखिए आप लोग पूरा वीडियो आपको क्वेश्चन के लेवल देकर के समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि आपका ये जो एग्जाम टाइप है क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं कि ये आपका सिर्फ बिहार पुलिस में काम करेगा। आगामी जो आपका जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आ रहा है, जैसे रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम है सभी के लिए ये सब प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत करके छाट कर करके चुनिंदा प्रश्नों का वीडियो बनाते हैं, इसमें टाइम लगता है। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 15 क्या है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। अगर जो कोशिका में राइबोसोम नहीं रहेगा, अनुपस्थित होगा, तो कौन सा कार्य डिस्टर्ब होगा, नहीं हो पाएगा। तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। क्योंकि प्रोटीन्स का संश्लेषण के लिए जिम्मेवार कौन है, राइबोसोम है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण है जो किससे संबंधित है, राइबोसोम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। गेस करें इसका राइट आंसर लगाएं। ऑप्शन ए में टेलर, बी में जेफ्रीज, और सी में डाना, और डी में हैरी हैश। तो देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन आपको हैरी हैश ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी कहाँ धारण की थी, कौन सा जगह पे, दिल्ली में, फरगना में, काबुल में या समरकंद में। गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त। तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काबुल होगा। ठीक है, क्या होगा, काबुल। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं। सवाल नंबर 18, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है। गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है। तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, मुख्य कारण जो वनो उन्मूलन। ठीक है, जो वन का कटाई हो रहा है, जो वन धीरे धीरे विनाश हो रहा है, यही कारण है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत में भी वनों का विस्तार है जो 20 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 20 पॉइंट लगभग 21% पर ही है, जबकि मानक कितना है फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए आपको प्रश्न में कि भारत में वनों का विस्तार कितना है तो 20 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, लगभग 21% है, लेकिन मानक कितना है कि पूरे भूभाग का 33% अगर जो वन हमारे पृथ्वी पर है तभी जो पर्यावरण संतुलित रह सकते हैं। तो दोनों जो मैं बताया हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो भारत में पारिस्थितिकीय संतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो वनोन्मूलन है जो प्रमुख कारण है। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, टॉप मोस्ट सवाल है फ्रेंड्स। गेस करें 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चोल राजाओं ने शैव धर्म का किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो सवाल नंबर 20 का क्या हो जाएगा, अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। फेफड़ा से करते हैं, क्लोम से, त्वचा से, वातक तंत्र से, ठीक है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अधिकांश जो कीट होते हैं फ्रेंड्स उसे वो है जो आपको वातक तंत्र से आपका श्वसन करते हैं। इसका अंग्रेजी में क्या है फ्रेंड्स नाम है, ये भी याद रखिएगा, ट्रैकिया, ठीक है, क्या है, ट्रैकिया। तो कहीं पे आपको वातक तंत्र की जगह पर आपको ट्रैकिया दे दिया जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ट्रैकिया या वातक तंत्र। ट्रैकिया इंग्लिश टर्म होगा, इसका हिंदी होता है वातक तंत्र। तो अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो ट्रैकिया एक अंग है इनका स्पेशल, ट्रैकिया बोलिए या तो वातक तंत्र से, ठीक है। तो याद रखिएगा सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 आपके सामने है कि भारत पर आक्रमण करने वाला किसान ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा, सॉरी, भारत पर आक्रमण करने वाले यहाँ पर होगा किस होगा, ठीक है, किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है, या तो भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक कौन है जिन्हें ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो सवाल नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा नादिर शाह को, ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 23 को देखिए। सवाल नंबर 23 है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, ठीक है। देखिए आज बनपाल का एग्जाम हुआ था उसमें डॉपलर इफेक्ट्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी के 2 भागों में बांटने का रहा है, ना कि भारत के, जल्दी जल्दी में गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पूरा पृथ्वी के 2 भागों में कौन सा भाग बांटता है, तो भूमध्य रेखा। क्या होता है कि देखिए सिंपल सा प्रश्न लग रहा है लेकिन कभी यही सवाल है जो स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पृथ्वी के 2 भागों में कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा होगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25 है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। मेसोपोटामिया के समकालीन नहीं था, मिस्र की सभ्यता का नहीं था, ग्रीक का नहीं था, चीन का था। तो गेस करें फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता है जो आपको समकालीन मेसोपोटामिया के था, मिस्र के भी था और चीन के भी था, जबकि ग्रीक के समकालीन नहीं था। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। बहुत ही टॉप मोस्ट बीवाई सवाल है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर 26 क्या है। सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या होगा, लाल होगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए। सवाल नंबर 27 आपका है कि अमृता बाजार, ठीक है, सॉरी, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त। तो सवाल नंबर 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप है। गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, लगाएं इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। गेस कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप है। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। 29 का राइट आंसर क्या होगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तारकनाथ दास ने किया था। 29 का सी हो जाएगा, तारकनाथ दास। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। 30 नंबर सवाल है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली भी कहा जाता है।
किसको? बाजीराव प्रथम को, नाना फडणवीस को, बालाजी विश्वास को या बालाजी बाजीराव को? राइट आंसर क्या होगा? गेस करें किसका? तो देखिए नाना फडणवीस को। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली भी कहा जाता है? तो आपको नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। सवाल नंबर 31 को ले। सवाल नंबर 31 आपके सामने है कि निम्न में से कौन भारत में मुसलमानों की उचित शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? क्वेश्चन के लेवल देख करके आप लोग को पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि किस तरह का क्वेश्चन का लेवल है। सभी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गेस करें, निम्न में से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सवाल नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान ने। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। बदरुद्दीन तैयबी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। यहाँ सवाल पूछा गया था भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के ये पथ प्रदर्शक कौन बने थे? तो सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल को देखें कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? सहारा है, अटकामा है, पैटागोनिया है या थार है? सभी देखिए आपका मरुस्थल का नाम दिया हुआ है। ये भी याद रखें कि विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम कौन है? तो आपका सहारा है। लेकिन यहाँ सवाल पूछा जा रहा है आपको कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? सबसे बड़ा नहीं पूछा जा रहा है, सबसे शुष्क पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अटकामा। ठीक है, अटकामा है जो सबसे ज़्यादा शुष्क है, जबकि सहारा मरुस्थल जो विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि 33 नंबर सवाल आपका है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं क्या होती है? जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उसकी चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल 34 को देखें कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि गैस तापमापी जो होता है वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि गैस क्या होता है? तो 34 का राइट आंसर गेस करें, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि इसका गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? गेस करें, राइट आंसर क्या होगा 35 का? पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? सवाल नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भूकंप के समय में होता है पहले अश्रु का। चलिए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल 36 आपका है कि किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, काशीराज पंडित ने। किसने देखा था? तो काशीराज पंडित ने। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि गैस इंजन का खोज किसने किया था? गेस करें, गैस इंजन का खोज किसने किया था? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डैमलर ने किया था। जो गैस इंजन का खोज किसने किया था? तो डैमलर ने किया था। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? गेस करें, 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सोल्स ने किया था। ठीक है, किसने? सोल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, फॉरेनहाइट ने, प्रिस्टले ने, गैलीलियो ने? तो देखिए जो आपका जो पारद थर्मामीटर है उसका आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। 40 नंबर सवाल जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय, यहां पर मिस्टेक हुआ है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय, ठीक है फ्रेंड्स, विचुंबकीय, यहां पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हथौड़े से पीटकर, या गर्म कर करके, या दोनों तरीके से, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जाता है तो उसे हथौड़े से पीट कर करके और गर्म करके, दोनों तरह से किया जाता है। तो देखिए 40 प्रश्न था जो फ्रेंड्स आगामी आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर बने रहिएगा और हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है 40 में से। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।